तो बड़ौदा हलके में करीब 1,80,000 मतदाता हैं और ये जाट बाहुल्य है। हलके में आधे से अधिक जाट मतदाता हैं। दूसरे स्थान पर ब्राह्मण मतदाता यहां पर हैं। हल्का जाट बाहुल्य भले ही हो, लेकिन गैर जाट मतदाता यहां निर्णायक भूमिका में होते हैं। सवाल यह है कि इस बार बड़ौदा जो उपचुनाव हो रहा है, क्या ये एक बार फिर से निर्णायक भूमिका में होंगे? बड़ौदा में उपचुनाव है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल या तो किसानों को ढाल बना रहे हैं या फिर जन कल्याण की बातें कर रहे हैं। लेकिन जाट बाहुल्य बड़ौदा हलके के उपचुनाव में गैर जाट मतदाता निर्णायक भूमिका में रहेंगे। कोई भी राजनीतिक दल गैर जाट मतदाताओं को नजरअंदाज नहीं कर रहा है। सभी दलों के नेता जाटों के साथ गैर जाट मतदाताओं को भी अपने अपने पक्ष में लाने की कोशिश में जुट गए हैं। हलके में जातीय आंकड़ों को ध्यान में रखकर उपचुनाव में एक प्रमुख दल गैर जाट का कार्ड जरूर खेलेगा। लोगों में साल 2000 में बड़ौदा से सटे हुए गोहाना के किस्से को याद किया जाने लगा है। इस चुनाव में इनेलो सुप्रीमो प्रकाश चौटाला ने सामान्य सीट गोहाना पर कई दिग्गज जाट नेताओं के बीच गैर जाट का कार्ड खेला था और कामयाबी भी हासिल की थी। बड़ौदा हलके में करीब 1,80,000 मतदाता हैं और ये जाट बाहुल्य है। हलके में आधे से ज्यादा जाट मतदाता है। दूसरे स्थान पर ब्राह्मण मतदाता है। हल्का जाट बाहुल्य भले ही हो, लेकिन किसी भी दल में यहाँ गैर जाट मतदाताओं को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं है। 2014 के चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस, इनेलो और बीजेपी ने जाट नेताओं को मैदान में उतारा था। इस चुनाव में कांग्रेस से श्री कृष्ण हुड्डा, इनेलो से डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल ने जाटों के साथ गैर जाटों के भी वोट हासिल किए थे। श्री कृष्ण हुड्डा चुनाव भले ही जीत गए, लेकिन कांटे की टक्कर जरूर हुई थी। बीजेपी ने गठवाला खाप के दादा बलजीत मलिक को मैदान में उतारा था, लेकिन वो जाट और गैर जाट मतदाताओं को नहीं लुभा पाए थे। बड़ा चेहरा होने के बावजूद मलिक को केवल 8,698 वोट मिले थे। इस चुनाव में निर्दलीय सुरेंद्र सिरसाड़ ने 7,525 वोट लिए। 2019 के चुनाव में जाटों को लुभाने के लिए कांग्रेस ने श्री कृष्ण हुड्डा, जेजेपी ने भूपेंद्र मलिक और इनेलो ने जोगेंद्र मलिक को मैदान में उतारा था। तीनों ही जाट थे, जिनमें श्री कृष्ण हुड्डा का निधन हो चुका है। इस चुनाव में बीजेपी ने गैर जाट का कार्ड खेलते हुए बड़े चेहरे योगेश्वर दत्त को मैदान में उतारा था। योगेश्वर दत्त बीजेपी को जीत तो नहीं दिला पाए, लेकिन 37,226 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। बड़ौदा से कांग्रेस जाटों के साथ गैर जाटों का विश्वास जीतने में कामयाब रही थी। सभी दलों के नेता जानते हैं कि बड़ौदा के उपचुनाव में गैर जाटों की निर्णायक भूमिका रहेगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि उपचुनाव में एक प्रमुख दल गैर जाट का कार्ड जरूर खेलेगा। अब देखना ये होगा कि किसके पत्ते कितने सही पड़ते हैं और कौन बड़ौदा में बाजी मार पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो देश में हरियाणा और पंजाब के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका ही ऐसा है जहां इन कृषि विधेयकों का विरोध हो रहा है, क्योंकि इन राज्यों के राजनीतिक दल जानते हैं कि यदि वो किसान नहीं करेंगे तो उनकी राजनीति को धक्का पहुंचने की भी आशंका कम होती रहेगी और इसीलिए खेतों से सियासी फसल को पकाने का काम जोरों से किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली से सटे होने के बावजूद हरियाणा की राजनीति का मिजाज बाकी प्रदेशों से पूरी तरह से अलग है। देश की कुल आबादी का 2% होने के बावजूद हरियाणा में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले खिलाड़ी पैदा होते हैं। पंजाब और उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा अन्न के मामले में केंद्रीय पूल में अपना सबसे ज्यादा योगदान देता है। दिल्ली से सटे हुए फरीदाबाद और गुरुग्राम ऐसे दो शहर हैं जहां औद्योगिक उत्पादन सबसे ज्यादा होता है और यहाँ प्रति व्यक्ति आय भी सबसे ज्यादा है। 2.5 करोड़ की आबादी वाले इस प्रदेश में करीब 25 लाख किसान खेती करते हैं। उनकी आय का दूसरा कोई जरिया नहीं है और इसलिए यहाँ राजनीतिक दलों की निगाह में हमेशा किसान भगवान की भूमिका में रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि जब ये राजनीतिक दल सत्ता में होते हैं तो उनकी निगाह बदल जाती है और जब वे पक्ष में होते हैं तो किसान को सिर आंखों पर बिठाते हुए देर नहीं करते।
अब इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों ने पूरे प्रदेश की राजनीति को चरम पर पहुंचा दिया है। देश में हरियाणा और पंजाब के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका ही ऐसा है जहां इन कृषि विधेयकों का विरोध हो रहा है, क्योंकि इन राज्यों के राजनीतिक दल जानते हैं कि यदि वो किसान नहीं करेंगे तो उनकी राजनीति को धक्का पहुंचने की आशंका बलवती होती रहेगी। जबकि असलियत तो ये है कि इन आंदोलनों में किसान कम और किसान के नाम पर राजनीति करने वाले दलों के कार्यकर्ता ज्यादा सक्रिय रहे हैं। ये समय धान की फसल कटने और मंडियों में आने का समय है। वास्तविक किसान तो अपने खेतों में रहकर फसल काट रहा है और मंडियों में उसे लाने की कवायद में जुटा हुआ है। अब ऐसे में प्रदेश में जितने भी आंदोलन हुए उनमें कहीं न कहीं राजनीतिक दलों ने अपने खुद के एजेंडे सेट करते हुए किसानों के नाम पर राजनीति की है। राहुल गांधी पंजाब में 3 दिन रहे क्योंकि वह कांग्रेस की सरकार है और उसके मुखिया कैप्टन अमरिंदर सिंह का राहुल गांधी के इस ट्रैक्टर यात्रा को पूरा समर्थन रहा है। हरियाणा में भी वो पहले 3 दिन और फिर 2 दिन ट्रैक्टर यात्रा निकालना चाहते थे, लेकिन गृह मंत्री अनिल विज ने जिस दिलेरी के साथ ट्रैक्टर यात्रा का विरोध करते हुए कांग्रेसियों को चेतावनी दी कि उन्हें हरियाणा की शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, राहुल गांधी का दौरा 1 दिन तक सिमट के रह गया। बीजेपी के पास खुश होने के लिए हालांकि ये तथ्य काफी है कि उसने अपने दबाव में राहुल गांधी की प्रस्तावित 3 दिन की यात्रा को 1 दिन में समेट कर रख दिया, लेकिन इसके पीछे की कहानी कांग्रेस दिग्गजों के आपसी मनमुटाव से जुड़ी हुई बताई जा रही है। हरियाणा में कांग्रेस का मतलब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा की सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दरबार में अच्छी पकड़ है। रणदीप सिंह सुरजेवाला गांधी परिवार के ही काफी नजदीक है। किरण चौधरी, कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अजय यादव का भी अपना अपना रुतबा है। बताते हैं कि कांग्रेस दिग्गजों की आपसी खींचतान के चलते राहुल गांधी ने खुद ही इस यात्रा को 1 दिन में समेटने में भलाई समझी। बहरहाल पंजाब और कांग्रेस में राहुल गांधी ने इस ट्रैक्टर यात्रा के जरिए किसानों की सहानुभूति हासिल करने और कृषि विधेयकों के विरोध में जो माहौल तैयार किया है, बीजेपी ने उसे साफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने जिस तरह से पूरे प्रदेश में राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा के समानांतर कृषि विधेयकों के समर्थन में ट्रैक्टर यात्राएं निकाली है और किसानों को ना तो एमएसपी ही और ना ही मंडियां खत्म होने का भरोसा दिलाया है, उससे बीजेपी को जबरदस्त ऑक्सीजन मिली है। इसके बावजूद बीजेपी अपनी चुनाव समिति की बैठक में ये चर्चा कर चुकी है कि कृषि विधेयकों पर हमें दुश्मन यानी कि कांग्रेस को कम आंकने की जरूरत नहीं है और किसानों के बीच जाकर हमें उन्हें इन विधेयकों की बारीकियां समझाने के लिए जबरदस्त तरीके से काम करने की जरूरत है। अब बीजेपी को अपने इस कार्य में सहयोगी पार्टी जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के सहयोग की दरकार है। इधर दुष्यंत चौटाला की टीम ने जिस तरह से बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सरकार का साथ देने और तीनों कृषि विधेयकों के समर्थन में माहौल बनाने के लिए अपनी टीम को मैदान में उतार दिया है, उससे अब साफ लग रहा है कि बीजेपी किसानों के ऊपर हो रहे सियासत पर पार पाने में कामयाब हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो किसानों पर हो रही राजनीति का फायदा जरूर बड़ौदा उपचुनाव में देखने को मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जेजेपी समेत तमाम पार्टियों पर हमला बोला। जेजेपी के लिए तो ये तक कह दिया कि जेजेपी के सभी विधायक उन्हें छोड़ देंगे। साथ ही भविष्य में अकाली दल से गठबंधन के भी संकेत दिए। जो लोग सत्ता का सुख भोगने के लिए बीजेपी में गए थे वो आज वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनकी इच्छाओं के मुताबिक उन्हें वो सम्मान नहीं मिलेगा। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला को सुना आपने? वो साफ और सटीक शब्दों में कह रहे हैं कि जो पार्टी छोड़कर गए वो वापस आ रहे हैं। ऐसा ओपी चौटाला ने क्यों कहा है, ये भी सुनिए। जो लोग सत्ता का सुख भोगने के लिए बीजेपी में गए थे
वो आज वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनकी इच्छाओं के मुताबिक उन्हें वो सम्मान नहीं मिला वहां। इतना ही नहीं, ओपी चौटाला ने बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन पर भी तंज कसा और कहा कि दोनों पार्टियां अभी तक ये भी तय नहीं कर पा रही हैं कि बड़ौदा में किसे उतारा जाएगा। हरियाणा प्रदेश में दूसरी पार्टियों के लोग उस पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। अभी तक ये तय नहीं कर पाई दोनों पार्टियां कि इस उपचुनाव में किसको चुनाव मैदान में उतारा जाए। ओपी चौटाला बीजेपी और कांग्रेस पर तंज कसने के बाद जेजेपी के लिए कहते हैं जेजेपी का तो दिवाला ही पिट गया। बीजेपी में भी धड़ीबंदी है, कांग्रेस में भी है, और जेजेपी का तो कतई दिवाला ही पिट गया। ओपी चौटाला जेजेपी पर वार करने से यही नहीं रुके, उन्होंने कह दिया कि आने वाले वक्त में बड़ौदा उपचुनाव के बाद जेजेपी के बचे कुछ विधायक भी पार्टी छोड़ देंगे या बीजेपी में मर्ज हो जाएंगे। जेजेपी के लोग स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का अनुसरण करने का दावा करते हैं। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के पोते चौधरी साहब को दादा ना मान करके गौतम को दादा मान के चले थे। वो गौतम दादा भी छोड़ गया, उनको दूसरे भी छोड़ के जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द और इस बड़ौदा के उपचुनाव के बाद जेजेपी के विधायक पार्टी छोड़ जाएंगे, बच्चे खुचे जो होंगे वो बीजेपी में मर्ज हो जाएंगे। वहीं गठबंधन के सवाल पर इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला कहते हैं कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में शिरोमणि अकाली दल और इनेलो मिलकर प्रदेश में चुनाव लड़ें। कल को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और शिरोमणि अकाली दल भी मिलकर के चुनाव मैदान में। प्रदेश की राजनीति में बरसों से एसवाईएल पर सियासत होती आई है। ऐसे में ओपी चौटाला कहते हैं कि हमारी लड़ाई हक की है, किसी पार्टी से नहीं, हमें बस अपने हक का पानी चाहिए। हमारी लड़ाई ना अकालियों से है, ना कांग्रेस से है, ना बीजेपी से। हम तो अपना अधिकार मांगते हैं। हमारे हिस्से का पानी हमें जो मिला हुआ है वो हमें मिलना चाहिए, मुझसे ज्यादा मांगने के लिए नहीं। ओपी चौटाला ने इशारों इशारों में गठबंधन के संकेत दिए और बता दिया कि शिरोमणि अकाली दल के दरवाजे आज भी इनेलो के लिए खुले हैं। अब इंतजार सबको है कि क्या सियासत की दहलीज पर एक बार फिर से इनेलो और अकाली दल साथ होंगे या फिर नहीं। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सेवर की रिपोर्ट। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते समय ओपी चौटाला पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए आप। ये तो हर चुनाव लड़ने वाला बाकियों के बारे में ऐसे ही कहता है, और जबकि भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा चुनाव डंके की चोट पर जीत के आएगी। कुछ लोगों की सरकारों के बारे में जैसी कल्पना है वैसी हमारी सरकार नहीं है। हम अपने तरीके से अपने ढंग से पूरा काम कर रहे हैं और हर क्षेत्र में हम लोगों को सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। इधर जेपी दलाल ने किसानों को पराली न जलाने की नसीहत दी है और बताया कि सरकार ने किसानों की पराली का पूरा बंदोबस्त कर लिया है, किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा में अब पराली जलाने के दिन नजदीक आ रहे हैं। कहीं पराली जलाई जा रही है तो कहीं किसानों को जागरूक किया जा रहा है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रदेश के किसानों से पराली न जलाने की अपील करते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने 1000 कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए हैं, जहां पर पराली के प्रबंधन को लेकर मशीनें सस्ते किराए पर दी जा रही हैं। किसान इनका प्रयोग कर पराली का उचित प्रबंधन कर सकता है। ये बात उन्होंने
भिवानी में अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। पूरे कई प्रांतों की समस्या है। हरियाणा के किसानों से मैं प्रार्थना करता हूं कि पराली ना जलाएं। हमने पराली ना जलाने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर में किसान के सहयोग के लिए बहुत सारी मशीनें दी हैं, सब्सिडी दी है, पराली खरीदने का भी हमने कोशिश की है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने माना कि पराली जलाने की समस्या न केवल हरियाणा बल्कि पंजाब, उत्तर प्रदेश सहित अनेक राज्यों की समस्या है। इससे न केवल वायु प्रदूषण फैलता है बल्कि पराली के साथ ही किसानों की फसलों को लाभ पहुंचाने वाले मित्र कीट भी नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही भूमि की उर्वरक शक्ति को भी पराली जलाने से खासा नुकसान पहुंचता है, प्रकृति का असंतुलन भी बनता है और इसीलिए किसानों को पराली जलाने की बजाय उसको खाद के रूप में प्रयोग करना चाहिए। पराली जलाने से तो मित्र जीव मर जाते हैं, धरती की उर्वरक शक्ति खत्म हो जाती है, तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ऐसा काम ना करें। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल पराली के प्रबंधन को लेकर ये भी कह चुके हैं कि 50 पैसे प्रति किलो किसान की पराली खरीदी जाएगी और इसीलिए किसानों को संयम बरतते हुए पराली के उचित प्रबंधन की तरफ कदम बढ़ानी चाहिए पराली के उचित प्रबंधन की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम आपकी पराली को 50 पैसे किलो में खेत से खरीद लेंगे। पराली को लेकर सरकार हर प्रबंध कर रही है। पिछले कुछ सालों में पराली जलाने की कम घटनाएं भी सामने आई हैं, लेकिन क्या किसानों के लिए पराली न जलाने पर कोई पुख्ता प्रबंध है? क्या किसान पराली न जलाकर फायदे में हैं? इन सवालों के जवाब भी सरकार को ढूंढने होंगे। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुडरेजा की रिपोर्ट। और इसी के साथ सियासी गलियारा में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहा है।